अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन, उसकी टाइप्स लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स स्टडी करेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने से पहले आपको इस वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब किसी भी चीज़ का एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना, क्या कहलाता है? एक्सपेंशन। तो हीट के जरिए किसी भी चीज़ के अंदर एक्सपेंशन का आ जाना, हीट के जरिए किसी भी एक सब्सटेंस का फैल जाना, क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी सब्सटेंस के साइज के अंदर इंक्रीमेंट आ जाना, किसी भी एक सब्सटेंस का साइज इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना हीट करने की वजह से, क्या कहलाता है? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में आप सिंपली क्या करते हैं? किसी भी एक सब्सटेंस को हीट करते हैं। हीट करने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होता है। आपने हीट किया किसी भी सब्सटेंस को, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से उस सब्सटेंस के अंदर एक्सपेंशन आ गई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर एक्सपेंशन आ जाएगी। अब उसकी हम पहली टाइप स्टडी करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन हीटेड इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। किसी भी एक सब्सटेंस की लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट आ जाना, किसी भी एक सब्सटेंस की लेंथ इंक्रीज हो जाना हीट करने की वजह से, क्या कहलाता है? लीनियर एक्सपेंशन। सिर्फ और सिर्फ लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट आएगी लीनियर एक्सपेंशन में। एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ L1 एंड चेंज इन टेम्परेचर। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि चेंज इन लेंथ, चेंज का मतलब है डेल्टा L, चेंज का मतलब डेल्टा, लेंथ का मतलब L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओरिजिनल लेंथ के। ओरिजिनल लेंथ को हमने यहाँ पे L1 से डिनोट किया है। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि चेंज इन लेंथ, लेंथ का चेंज होना ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ लेंथ का चेंज होना, लेंथ का चेंज होना डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। किस तरह डिपेंड करता है भाई? अगर किसी सब्सटेंस की, अब हम पहला वाला फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर, जो कि क्या है कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। मतलब लेंथ का चेंज होना किस पे डिपेंड करता है? ओरिजिनल लेंथ पे। किस तरह डिपेंड करता है? अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की लेंथ फॉर एग्जांपल इतनी है, और एक दूसरा सब्सटेंस है जिसकी लेंथ इतनी है, आपने दोनों को हीट किया सेम टेम्परेचर पे, इस वाले सब्सटेंस की लेंथ हो गई इतनी और इस वाले सब्सटेंस की लेंथ हो गई इतनी। क्योंकि ये सब्सटेंस पहले से बड़ा था तो इसकी लेंथ के अंदर भी चेंज ज़्यादा आया, और क्योंकि ये सब्सटेंस पहले ही छोटा था तो इसकी लेंथ के अंदर चेंज कम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ के अंदर चेंज आना, लेंथ का चेंज होना डिपेंड कर रहा है कि पहले लेंथ कितनी थी। अगर पहले लेंथ कम होगी तो उसका चेंज, उस लेंथ का चेंज भी कम होगा, मतलब उस सब्सटेंस के अंदर लेंथ का चेंज कम आएगा। हाँ ठीक है। और किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की लेंथ पहले से ज़्यादा होगी, उसके अंदर चेंज इन लेंथ भी ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब पहला वाला फैक्टर यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया कि चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है ओरिजिनल लेंथ पे, पहले लेंथ आपके पास कितनी है, और चेंज इन लेंथ इसके साथ साथ डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे। आपने फॉर एग्जांपल आपके पास इसी तरह दो सब्सटेंस है, पहला सब्सटेंस ये रहा और दूसरा सब्सटेंस ये रहा। ठीक है, दोनों बराबर हैं, बज़ाहिर पिक्चर में शायद बराबर नहीं लग रहे लेकिन वैसे बराबर हैं। ठीक है, आप कंसिडर कर लें कि दोनों बराबर हैं। आपने दोनों को टेम्परेचर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने इस वाले को टेम्परेचर दिया 70 ले लें, 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसको टेम्परेचर दिया, और इसको टेम्परेचर दे दिया आपने 120 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके इसकी एक्सपेंशन, इसकी लेंथ के अंदर चेंज इतना आया और इस वाले की लेंथ के अंदर चेंज इतना आया, मतलब इस वाले की लेंथ इतनी बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि चेंज इन लेंथ, लेंथ का चेंज होना किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इस चीज पे भी डिपेंड कर रहा है कि आपने इसको टेम्परेचर कितना दिया है। इस वाले को आपने कम टेम्परेचर दिया था तो इसकी लेंथ के अंदर चेंज इतना आया था, और इसको आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो इसकी लेंथ के अंदर चेंज इतना आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे भी, और इसके साथ साथ ओरिजिनल लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराया, दो दो दफा डेल्टा एल था
तो आपने एक दफ़ा डेल्टा एल लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन 2 दफ़ा था, आपने एक दफ़ा लिखा। L1 एज इट इज रहा और डेल्टा टी भी यहाँ पे एज इट इज रहा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आप एक बात याद रखें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटता है तो इक्वल और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट है यहाँ पे अल्फा। इस पर्टिकुलर केस में दोनों बराबर हो गए जैसे ये, लेकिन आप एक चीज याद रखें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है और ये है अल्फा, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे चल के इसको भी स्टडी करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इक्वल और कोई ना कोई कांस्टेंट आया। डेल्टा एल खुद किसके बराबर होता है? डेल्टा का मतलब होता है फाइनल में से इनिशियल माइनस करा दो। जब भी हम डेल्टा टी पढ़ते थे तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता था? फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करा दो। तो डेल्टा एल का मतलब क्या है? फाइनल लेंथ में से आप इनिशियल लेंथ को माइनस करवा दें। तो आपने डेल्टा एल की जगह पे क्या लिख दिया? L2 माइनस L1, अल्फा एज इट इज रहा, इक्वल एज इट इज रहा, L1 डेल्टा टी भी एज इट इज रहा। उसके बाद आपने क्या किया? माइनस का L1 था, उस साइड पे जाके प्लस का L1 हो गया और अल्फा L1 डेल्टा टी एज इट इज रहा। L1 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो L1 आपने कॉमन निकाला। इधर से L1 बाहर जा चुका है तो इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। प्लस का प्लस एज इट इज रहा। इधर से भी L1 आप कॉमन निकाल चुके हैं तो इधर क्या रिमेनिंग है? अल्फा डेल्टा टी। ये आपके पास फाइनल लेंथ का फॉर्मूला आ गया। हीट करने के बाद फाइनल लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से फाइनल लेंथ निकाल सकते हैं। अब अगर आपको इस अल्फा के बारे में मालूम करना है कि अल्फा क्या है, तो आपने इस वाली इक्वेशन को एज इट इज रखा। डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा L1 डेल्टा टी। मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ। अल्फा आपने यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, इक्वल भी एज इट इज रहा। L1 डेल्टा टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो डेल्टा एल डिवाइड बाय L1 डेल्टा टी। L1 डेल्टा टी ये पूरी चीज यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, उस साइड पे जाके डिवाइड हो गई, इसके नीचे चले गई और डेल्टा एल अपनी जगह पे एज इट इज रहा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। अल्फा की यूनिट क्या होगी? अल्फा की यूनिट होती है लेंथ की यूनिट, क्योंकि मीटर होती है। ये भी लेंथ है तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। कोई सी भी लेंथ हो, ओरिजिनल लेंथ हो या फिर चेंज इन लेंथ हो, दोनों की यूनिट मीटर है। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, तो इसकी यूनिट आ गई 1 अपॉन केल्विन, जिसको आप केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। और अगर केल्विन की जगह पे आप सेंटीग्रेड यूज करना चाह रहे हैं तो इसकी एक यूनिट और आ गई, सेंटीग्रेड इनवर्स। मतलब यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ भी सी आ जाएगा, और तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, सेंटीग्रेड इनवर्स। इसकी 2 यूनिट्स आ गई। इसको कहते क्या है? इसको प्रोनाउंस करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मतलब इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अल्फा का कॉन्सेप्ट क्या है? अल्फा खुद क्या चीज है? देखिए, एक बात आप याद रखें कि अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। हर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। लाइक अगर एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का सिंबल है Al। अगर एल्युमिनियम है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। हो सकता है आप एल्युमिनियम को हीट करें तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ ज्यादा आए, या हो सकता है एल्युमिनियम के अंदर चेंज इन लेंथ कम आए। ये चेंज इन लेंथ का डिपेंड होना, ये चेंज इन लेंथ का कम या ज्यादा होना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू पे। आप अगर कॉपर लेते हैं तो हो सकता है कॉपर के अंदर चेंज इन लेंथ ज्यादा आ रहा हो एल्युमिनियम के मुकाबले में, हो सकता है। प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि कॉपर के अंदर ज्यादा चेंज इन लेंथ आए। ठीक है, अब इसके अंदर ज्यादा आ रहा है या फिर इसके अंदर कम आ रहा है, इन दोनों बातों का, इन दोनों चीजों का डिपेंड किसके ऊपर है? वो डिपेंड है आपके पास अल्फा की वैल्यू के ऊपर। अल्फा की वैल्यू हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। अल्फा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। एल्युमिनियम के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है, कॉपर के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है, आयरन के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसी तरह हर मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट है। और किसी भी एक सब्सटेंस का एक्सपेंड होना, एक्सपेंशन किस पे डिपेंड हो रही है? इस अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड हो रही है। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। किसी भी एक सब्सटेंस को आपने हीट किया और इसके वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आ गई, क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जब भी हम बात करेंगे, हम एक स्फेयर की बात करेंगे, क्योंकि स्फेयर की वॉल्यूम बढ़ सकती है ना, स्फेयर का पूरा वॉल्यूम बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने लिया एक स्फेयर, जब आप इसको हीट करेंगे इसके अंदर एक्सपेंशन किस तरह होगी? सारी डायमेंशंस के अंदर एक्सपेंशन होगी।
इसकी हर हर डायमेंशन बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर एक्सपेंशन इस तरह आ जाए, सिर्फ एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हो रही है, नहीं ऐसा नहीं होगा, हर डायमेंशन के अंदर एक्सपेंशन होगी, हर एक एक एक्सिस आपके पास बढ़ेगा, पूरा स्फीयर एक्सपेंड होगा। तो इसका मतलब यह है कि इसकी वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आ रही है। तो वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आ रही है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है? ये आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की कैटेगरी में। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, किसी भी एक सब्सटेंस को आपने हीट किया, अब वो सब्सटेंस कौन सा होगा? वो लाजमी तौर पे स्फीयर होगा, वो लाजमी तौर पे एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा, वो एक रॉड नहीं हो सकता। रॉड किस केस में होगा? लीनियर एक्सपेंशन के केस में रॉड की एग्जांपल लेंगे हम, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी। और यहां पे हम किसकी बात करेंगे? स्फीयर की बात करेंगे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आएगा। तो द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। किसी भी एक सब्सटेंस के वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन आना, वॉल्यूम का बढ़ जाना हीट करने की वजह से, क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। Experimentally, it has been found that the change in volume is directly proportional to original volume. Experimentally, ऐसा देखा गया है कि चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज होना, वॉल्यूम का चेंज होना डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम पे, पहले आपका वॉल्यूम कितना था, और वॉल्यूम का चेंज होना डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पे, मतलब पहले आपका टेम्परेचर कितना था। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जिस तरह हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के अंदर डेल्टा एल डिपेंड कर रहा था, इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर डेल्टा वी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी? वॉल्यूम की बात होगी। तो इसलिए पूरी डेरिवेशन एज इट इज है, बस आपने एल की जगह पे वी रख देना है, और अल्फा की जगह पे अब यहाँ पे बीटा यूज होगा। बस इन दोनों चीज़ों का चेंज है, बाकी पूरी डेरिवेशन एज इट इज है। आप देख सकते हैं डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वन, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, उसी तरह जैसे हमने एल के अंदर स्टडी किया था। आपने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया, डेल्टा वी 2 दफ़ा था, आपने उसको एक दफ़ा लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन 2 दफ़ा था, आपने उसको एक दफ़ा लिखा, पी वन डेल्टा टी आपने इसको एज इट इज लिख दिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा बीटा। वी वन डेल्टा टी एज इट इज रहा, डेल्टा वी का मतलब है फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। कौन से फाइनल में से कौन सा इनिशियल माइनस कर दें? तो फाइनल वॉल्यूम में से आप इनिशियल वॉल्यूम माइनस करवा दें। इक्वल एज इट इज रहा, बीटा वी वन डेल्टा टी भी एज इट इज रहा, माइनस का वी वन था उस साइड पे जाके प्लस का वी वन हो गया। और उसके बाद क्या हुआ? वी वन इधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था, 2 दफा आ रहा था, आपने वी वन कॉमन निकाला, इधर से वी वन बाहर जा चुका है, कुछ नहीं है, वी वन तो वी वन था, वी वन आपने कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा? 1, प्लस का प्लस एज इट इज रहा, बीटा भी एज इट इज रहा, वी वन आप बाहर निकाल चुके थे कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी और बीटा रह गया। अब आपने इक्वेशन 3 को उठाया, अब आप निकालना चाह रहे हैं, अब आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि बीटा क्या है यहाँ पे। तो आप इक्वेशन 3 को उठाएंगे, आपने इक्वेशन 3 को यहाँ पे रखा, इक्वेशन 3 थी डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा वी वन डेल्टा टी। बीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, तो आपने यहाँ पे क्या किया? वी वन डेल्टा टी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब आप बीटा का यूनिट निकालना चाहते हैं। बीटा है क्या? बीटा को कहते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब जिस तरह अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती थी नेचर ऑफ द मटेरियल पे, इसी तरह बीटा की वैल्यू भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। यहां पे नेचर ऑफ द स्फीयर आ जाएगा। बीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्फीयर्स। अगर आपने एल्युमिनियम का स्फीयर लिया है तो उसके लिए बीटा की वैल्यू डिफरेंट होगी, हो सकता। फिर वही बात, इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह है कि एल्युमिनियम के स्फीयर के अंदर हो सकता है एक्सपेंशन ज्यादा है, कॉपर के स्फीयर के अंदर हो सकता है एक्सपेंशन कम आए। तो ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है? ये चीज डिपेंड कर रही है बीटा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। हो सकता है आप सेम टेम्परेचर दें दोनों को, एल्युमिनियम को भी आप सेम टेम्परेचर दे रहे हैं और कॉपर को भी सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन एल्युमिनियम के अंदर एक्सपेंशन ज्यादा आ रही है, कॉपर के अंदर एक्सपेंशन कम आ रही है। तो इस बात का सारा दारोमदार किस पे है कि आपने कौन से मटेरियल की नेचर क्या है, आपने कौन सा वाला मटेरियल यूज किया है। तो उम्मीद है ये दोनों डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं इसके एक न्यूमेरिकल की तरफ। A steel rod has a length of 0.2 सेंटीमीटर at 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्टील रॉड है जिसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर थी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपने उसको हीट किया। व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड?
60 डिग्री पे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। आपने यहाँ पे लिखा इनिशियल लेंथ आपको कितनी गिवन थी 0.2 सेंटीमीटर, आपने लिख दी L1 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। T1 इनिशियल टेम्परेचर आपको कितना गिवन था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपने T1 लिख दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड। बाद में आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो आपने यहाँ पे लिखा L2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और किस टेम्परेचर पे आपको लेंथ फाइंड करनी थी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपने लिख दिया T2 इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल लेंथ निकालनी है तो L2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कांस्टेंट की वैल्यू अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे इस केस में अल्फा की वैल्यू है 11 एक्सपोनेंशियल -6 केल्विन इनवर्स। आपने फॉर्मूला यूज किया, आपको क्या निकालना है फाइनल लेंथ निकालनी है, मतलब लेंथ एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री पे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो आपने फॉर्मूला यूज किया L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। L1 कितना था आपके पास 0.2 था, 1 एज इट इज रहा। अल्फा, अल्फा की वैल्यू पता है, ये रही भाई अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू आपने एज इट इज रखी यहाँ पे। डेल्टा टी कितना था, डेल्टा टी का मतलब है फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, फाइनल क्या है 60, 60 में से क्या माइनस कर दो इनिशियल, इनिशियल कितना था 30, 60 में से 30 गए भाई, कितने बचे आपके पास 30, 30 आपने यहाँ पे एज इट इज लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कराया कैलकुलेटर में, आपके पास आंसर। अब तो यहाँ पे कैलकुलेटर का गेम शुरू हो गया है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है, पूरी वैल्यू रख देनी है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया हुआ है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, यह आंसर आएगा 1 एज इट इज रहेगा, 1 प्लस दिस 1.00033, दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, आपकी फाइनल लेंथ हाजिर है, जो कि कितनी है 0.2000066 सेंटीमीटर। ये तो हो गया एक लीनियर एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल। अब हम पढ़ते हैं, अब हम लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर। अब देखें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की जब भी बात होगी स्फीयर का वर्ड लाजमी आएगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती ही स्फीयर के अंदर है। तो देखें यहाँ पे स्फीयर का वर्ड आ गया। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का चेंज फाइंड करना है, डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करनी है। चेंज का मतलब है डेल्टा, वॉल्यूम का मतलब वी, डेल्टा वी आपको फाइंड करना है, डेल्टा वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्युमिनियम स्फीयर की बात हो रही है भाई, 0.4 मीटर उसका रेडियस है, एक स्फीयर है जिसका 0.4 मीटर रेडियस आपको गिवन है, रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, कितना है भाई 0.4 मीटर, तो आपने लिख दिया R इक्वल टू 0.4 मीटर, R लिखा हुआ है मैंने, ठीक है भाई। व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप उस स्फीयर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट अप करेंगे, तो उसका चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, आपको ये फाइंड करना है। तो भाई इसके लिए इनिशियल वॉल्यूम तो पता होना चाहिए था, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम के फॉर्मूले में तो इनिशियल वॉल्यूम यूज होता है। तो इनिशियल वॉल्यूम आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना है, और इसके साथ साथ आपको कांस्टेंट की वैल्यू ना अल्फा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको अल्फा की वैल्यू गिवन होगी। तो यहाँ पे इन्होंने अल्फा की वैल्यू दे दी, लेकिन फिर एक मसला भाई, आपको तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। आपको पता है कि बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, और बीटा 3 अल्फा के बराबर क्यों होता है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इस पूरी डेरिवेशन का आप चाहें तो उसमें से देख सकते हैं। बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, तो अल्फा की वैल्यू आपने रखी, उसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल बीटा की वैल्यू आ गई। तो इस फॉर्मूले का भाई आपके पास बीटा की वैल्यू तो आपको पता है, डेल्टा वी निकालने के लिए V1 फाइंड करना है। तो V1 का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला फिक्स होता है मैथमेटिक्स के अंदर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस कितना है 0.4, सबको आपने कैलकुलेटर के अंदर रखा, बच्चों वाली चीज़ है ये तो भाई, कैलकुलेटर के अंदर रखना है, आपके पास ये आंसर आ गया। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। अब आपने यहाँ पे क्या किया, अब आपको वॉल्यूम भी पता चल गया, डेल्टा टी तो आपको पता ही था, डेल्टा टी का मतलब है फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। फाइनल कितना है भाई, फाइनल है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से 0 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 0 तो आपके पास 100 ही बचेगा। डेल्टा टी आपको कितना पता चला, डेल्टा टी कितना है 100, तो आपने डेल्टा टी की जगह पे यहाँ पे क्या रखा, कहाँ रखा, ये रहा 100, और V1 आपके पास कितना था 0.268, ये रहा। और आपके पास आपको क्या रखना था, बीटा की वैल्यू रखनी थी, बीटा की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, कितनी है बीटा की वैल्यू 7.2 एक्सपोनेंशियल -5। तो आपने बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखी, और फिर आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कराया, तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम कितना आ गया 0.0019 मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब। तो डेल्टा वी आपके पास आ चुका है कितना
0.0019 मीटर क्यूब। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल्स और ये सारी डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर आपको ये डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल समझ में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।